इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सीखने की इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 18 में आज हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूनिक्स क्या होता है और साथ ही वो कौन कौन से मुख्य कमांड्स हैं जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग की जाती है। हम इन कमांड्स को समझेंगे भी और साथ में इन कमांड्स को हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम सबसे पहले समझते हैं कि यूनिक्स क्या होता है। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हमने इस वीडियो के पहले भी बहुत बार समझा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस होता है किसके किसके बीच में, यूज़र और मशीन के बीच में। ठीक है, हमने इस बात को काफ़ी बार काफ़ी डिटेल में समझा है कि जो मशीन होती है, जैसे हमारा कंप्यूटर, मशीन जो है कम्बिनेशन होती है डिफरेंट कंपोनेंट का। जैसे कि प्रोसेसर, ठीक है, मशीन में क्या होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो अगर हमें इन सारे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना है तो हम डायरेक्टली तो इनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, हम डायरेक्ट सीपीयू को या माइक्रो प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन ऐसे मुंह से तो नहीं दे सकते, तो हम डायरेक्टली इनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इस मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसे कोड्स लिखे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिखे होते हैं जो इस हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम जो है अपना जो भी काम होता है हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बदले बात करता है मशीन से और मशीन से हमारा काम करवा कर हमें रिटर्न करता है जो भी रिज़ल्ट होता है उसको। ठीक है, तो जो यूनिक्स है वो इसी तरीके का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यूनिक्स क्या है, मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र है इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक्स को मल्टीपल यूज़र एक साथ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूज़र यूनिक्स को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर किसी सिस्टम में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी कंप्यूटर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल यूज़र एक साथ एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि एक सर्वर है जिसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, तो इस सर्वर को मल्टीपल यूज़र एक साथ यूज़ करते ही है। हमने देखा है सर्वर, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फेसबुक सर्वर हो गया, इंस्टाग्राम सर्वर हो गया, है ना, और कौन सा सर्वर होता है, और मान लीजिए कि कोई वेबसाइट हो गई जैसे गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए गीक्स फॉर गीक्स हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब सर्वर्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है कि एप्लीकेशंस हैं जो कि सर्वर्स में मान लीजिए कि अपलोड किए गए हैं। ये सारे एप्लीकेशन सर्वर में अपलोड किए गए हैं, सर्वर में रखे गए हैं, और हम इन एप्लीकेशंस को कभी भी कहीं से किसी भी टाइम हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सर्वर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मल्टीपल यूज़र क्या कर सकते हैं, एक साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए यूनिक्स को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा सकता है। उसके बाद ये मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है कि एक यूज़र एक बार में मल्टीपल टास्क कर सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, मल्टीपल टास्क मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में बैठे हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप एक साथ, ठीक है, टाइपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप कई काम और भी एक साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो यूनिक्स है वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, इसके बाद इसे बड़े कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर और नेटवर्किंग में उपयोग किया जाता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ उपयोग करते हैं, बड़े कंप्यूटर सिस्टम में। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो बड़े कामों को करने के लिए बनाए गए हैं, उनमें हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। सर्वर्स में उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि अगर आप कोई सर्वर सेटअप कर रहे हैं तो उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही नेटवर्किंग में भी हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। नेटवर्किंग मतलब होता है जब डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके तो उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं।
तो नेटवर्किंग में भी मतलब डिवाइसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन के लिए भी हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। यूनिक्स बहुत स्टेबल, सिक्योर और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। तो यूनिक्स क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है मतलब आपने एक बार अपने कंप्यूटर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया तो आप इसे लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हो। सिक्योर है मतलब कि आपके सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी इतनी आसानी से लॉगिन नहीं कर सकती, और लॉगिन करने के बाद जो भी परमिशंस आपने दी हैं बस वही परमिशंस वो मतलब इंट्रूडर जो है वो यूज़ कर सकता है। इंट्रूडर मतलब ऐसा इंसान जिसको आप नहीं चाहते हो कि आपका सिस्टम का उपयोग करे, मतलब सिक्योर होता है। क्योंकि क्या होता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी आपको अगर चीज़ इंस्टॉल करनी है, कुछ भी सेटअप करना है, तो सब के लिए पासवर्ड लगता है। ठीक है, जैसे विंडोज़ में ऐसा नहीं होता। विंडोज़ में हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पासवर्ड की ज़रूरत ऐसा बहुत नहीं होती है। लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जगह जगह पर पासवर्ड आपको एंटर कराना पड़ता है, इसलिए बहुत सिक्योर माना जाता है। ठीक है, और इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के अकाउंट में कुछ भी मतलब हेर फेर न कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफ़ी सिक्योर होता है। और पावरफुल तो है ही। पावरफुल इसलिए है क्योंकि एक साथ मल्टीपल यूज़र्स को सर्व कर सकता है, बड़े बड़े कंप्यूटेशंस को बहुत सिंपली बहुत कम टाइम में कर सकता है। तो इसलिए यूनिक्स जो है बहुत स्टेबल है, सिक्योर है, पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद सरल शब्दों में कहें तो यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया कि यूनिक्स जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर मतलब मशीन और यूज़र के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। उसके बाद अब हम बहुत एक इंटरेस्टिंग सेक्शन पे आ रहे हैं। इसमें क्या है कि यूनिक्स का इतिहास, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यूनिक्स का विकास 1969 में केम थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा किया गया था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 1969 में केम थॉमसन और डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, लेकिन इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज पहले चलती थी, तो असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करके इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। तो इससे क्या हुआ कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन डिपेंडेंट हो गया। मशीन डिपेंडेंट हो गया मतलब सभी तरह की मशीन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट हो गया, तो जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से दोनों ही वैज्ञानिक जो थे संतुष्ट नहीं थे। तो डेनिस रिची के मन में एक आइडिया आया कि उनको लगा क्यों ना एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो मशीन इंडिपेंडेंट हो और उसका उपयोग करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से बनाया जाए। तो उन्होंने 1970 में 1970 में उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया और लगभग 1971 में उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर मतलब एक नई लैंग्वेज बन गई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका उपयोग करके हम बड़े बड़े और बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि इस सी प्रोग्रामिंग का उपयोग करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने पर उन्होंने काम शुरू किया और 1973 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन उन्होंने बनाया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। किसका यूज़ करके? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। अब जो ये नया वर्जन बना ये बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत सारी कंपनीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में इसका उपयोग किया जाने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी छोटी सी, वो प्रॉब्लम ये थी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड था। मतलब कि अगर किसी को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना है तो उसको कमांड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो इसका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन थीम था वो ये था कि आपको एक कमांड लाइन इंटरफेस दिया जाएगा, आप कमांड्स लिख के आप ऑपरेटिंग सिस्टम से अपना काम करा सकते हो। तो इसीलिए 1985 में जो बिल गेट्स थे, ठीक है, उनको ये आइडिया आया कि उन्होंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन थीम था वो ये था कि इसको हम आइकन्स बेस्ड रखें, आइकन बेस्ड।
मतलब एक सिंपल यूज़र, एक जनरल यूज़र जिसको बहुत कमांड्स नहीं याद करना पड़े और नहीं याद करना चाहता, वो भी कंप्यूटर्स का उपयोग कर सके। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका आइडिया सबको आने लगा और ये आइडिया ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मतलब एक तरफ लोग यूनिक्स तो उपयोग कर ही रहे थे, लेकिन जो जनरल यूज़र थे, नॉर्मल यूज़र थे, जिनको कंप्यूटर बहुत गहराई से समझ में नहीं आता था, वो भी GUI का उपयोग करके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग करके वो भी क्या करने लग गए, वो भी कंप्यूटर का उपयोग करने लग गए। फिर एक और समय आया सन 1991 में। 1991 में क्या हुआ कि फिनलैंड में एक स्टूडेंट थे फिनलैंड में, जिनका नाम था लाइनस टोरवॉल्ड्स। ठीक है, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सालों से, बहुत दिनों से, महीनों से यूज़ कर रहे थे। तो इनको लगा कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं है, मतलब ये कम्प्लीटली फ्री नहीं था, इसका जो सोर्स कोड था वो अवेलेबल नहीं था, मतलब ओपन सोर्स नहीं था बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके मतलब राइट्स थे इस कंपनी के पास, है ना, AT&T बेल लैब्स के पास। तो लाइनस टोरवॉल्ड्स ने सोचा कि क्यों ना यूनिक्स की तरह ही एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जिसको ओपन सोर्स रखा जाए। तो इन्होंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए लिनक्स नाम का, ठीक है, लिनक्स नाम का एक कर्नल बनाया। ठीक है, लिनक्स नाम का एक कर्नल बनाया और इसको ओपन सोर्स रखा। क्या रखा इसको? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब होता है कि इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। किसका? लिनक्स का। ठीक है, लिनक्स कर्नल का सोर्स कोड कोई भी देख सकता है और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन लिनक्स, हमें याद रखना है कि ये लिनक्स जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स क्या है? कर्नल है, और इस कर्नल का उपयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। तो इन्होंने जो कर्नल ये बनाया, ये इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था कि बहुत सारे कंपनीज़ और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इस लिनक्स कर्नल का उपयोग किया, क्योंकि ये ओपन सोर्स था तो कोई भी इसका उपयोग कर सकता था। तो इस लिनक्स कर्नल का उन्होंने उपयोग किया और अपना यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर पैकेज इसमें ऐड किया। अपना यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर पैकेज उन्होंने ऐड किया, और जब यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर पैकेज ऐड हो गए इस लिनक्स कर्नल में, तो ये पूरा मिला के क्या बन गया? ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। ये पूरा मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, और इसी को हम कहते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या कहते हैं? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस इसको कहते हैं। मतलब कि लिनक्स कर्नल का उपयोग करके अगर आप एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हो तो हम क्या कहेंगे? उसको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो इस तरीके से अगर आज किसी को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना हो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फील लेनी हो, तो हमें डायरेक्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है ओपन नहीं है, फ्री नहीं है, है ना, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो अगर आप चाहें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो। मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बीच बीच में बोलूँगा। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे तो कोई बहुत गलत बात नहीं है। जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम लिनक्स का ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, लिनक्स के ही किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या समझा कि जो लिनक्स कर्नल है वो यूनिक्स से ही इंस्पायर होके बनाया गया है। ठीक है, यूनिक्स की लगभग सारी कमांड्स लिनक्स में उपयोग की जाती हैं। तो अगर आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है तो आप बिना किसी झिझक के आप लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन आप उपयोग कर सकते हैं। मतलब लिनक्स कर्नल आप उपयोग करिए, आप यूनिक्स ही लगभग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यूनिक्स अलग से इंस्टॉल नहीं करते, हम लिनक्स का ही जब यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि हम ऐसा कहते हैं। देखिए, लिनक्स स्लैश यूनिक्स का हम उपयोग कर रहे हैं, हम स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, लिनक्स स्लैश यूनिक्स का हम उपयोग कर रहे हैं। तो जब भी आप देखेंगे लिनक्स, तो लिनक्स के साथ स्लैश में आपको यूनिक्स दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, दोनों लगभग सेम ही है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये सब बातें हुई और इसीलिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने दौर में बहुत फेमस हुआ, ठीक है। क्योंकि इसके सारे फीचर्स थे और इन्हीं फीचर्स का उपयोग करके लिनक्स कर्नल बनाया गया। इसे AT&T की बेल लैब्स में बनाया गया था। तो जो ये केम थॉमसन और डेनिस रिची थे, तो ये कहाँ काम करते थे? AT&T बेल लैब्स में काम करते थे। AT&T बेल लैब्स अमेरिका में है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए यूनिक्स की कुछ विशेषताएं हैं, हम देख लेते हैं फटाफट। पहली बात तो मल्टी यूज़र सिस्टम है। मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं, है ना, लॉगिन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग है, मतलब एक साथ कई प्रोग्राम रन किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि यूनिक्स में पासवर्ड एवं फाइल परमिशंस होती हैं, इसलिए सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद पोर्टेबिलिटी होती है, यूनिक्स अलग अलग हार्डवेयर पर चल सकता है। पोर्टेबिलिटी होती है मतलब आप किसी भी हार्डवेयर पर इसको रन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी होती है, यूनिक्स लंबे समय तक बिना क्रैश हुए कार्य कर सकता है। उसके बाद देखिए यूनिक्स के मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब मुख्य कंपोनेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट जनरली यही होते हैं, कर्नल, शेल और फाइल सिस्टम। जब भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो तो आप सबसे पहले बोलते हो कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहली चीज़ होगी वो तो कर्नल होगी, ठीक है। जो पहली चीज़ होगी वो क्या होगी? कर्नल होगी। उसके बाद अब इस कर्नल से हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें एक शेल चाहिए। शेल मतलब एक हमें कमांड विंडो चाहिए, एक टर्मिनल चाहिए जिसके थ्रू हम कमांड लिख के कर्नल से कम्युनिकेट कर सकें। और उसके अलावा हमें क्या चाहिए? फाइल सिस्टम चाहिए। फाइल सिस्टम चाहिए ताकि हम अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकें, फाइल को स्टोर कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। तो ये तीनों जो हैं यूनिक्स के मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यूनिक्स के ये तीनों क्या हैं? मेन कंपोनेंट है। उसके बाद तो यहाँ पे यही बात बताई गई है और शेल के कुछ कमांड्स दी गई हैं। कमांड्स अभी हम नीचे डिटेल में समझेंगे। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यूनिक्स का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यूनिक्स या लिनक्स में सभी फाइल्स एवं डायरेक्टरीज एक मुख्य डायरेक्टरी स्लैश से शुरू होती है, ठीक है। तो जो सारी फाइल्स हम स्टोर करते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं? एक स्लैश नाम की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर हम सारी फाइल्स को स्टोर करते हैं। इसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी हम इसे कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है कि स्लैश के अंदर, ठीक है, स्लैश नाम का मान लीजिए कि एक फोल्डर है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे हम अपने कंप्यूटर में बनाते हैं, एक फ़ोल्डर बनाए, इसका नाम क्या है? स्लैश। अब इस स्लैश के अंदर, इस स्लैश नाम के फोल्डर के अंदर क्या क्या है? ये होम है, ठीक है, एक हमने होम बना दिया, होम है। बिन है, बिन नाम का एक फ़ोल्डर है। ETC नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है। और यूज़र नाम का फ़ोल्डर है और टेम्प नाम का फ़ोल्डर है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ोल्डर होते हैं। यूज़र नाम का फ़ोल्डर, टेम्प नाम का फ़ोल्डर है और इसके अलावा वैसे बहुत सारे फ़ोल्डर होते हैं। मतलब सबसे पहला फ़ोल्डर कौन सा है? ये स्लैश नाम का, जिसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। इसके अंदर बाकी सारे ये फ़ोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इन सारे फ़ोल्डर्स में क्या होता है? इन सारे डायरेक्टरीज़ में क्या होता है? डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर, ठीक है। हम विंडोज़ में जिसको फ़ोल्डर कहते हैं, यूनिक्स या लिनक्स में उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुख्य डायरेक्टरीज़ के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले जो रूट डायरेक्टरी होती है, यह यूनिक्स फाइल सिस्टम की मुख्य डायरेक्टरी होती है, जैसे कि हमने भी ऊपर देखा। बाकी सभी डायरेक्टरीज इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर ही, ये रूट के अंदर ही बाकी सारी डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे सबसे जो पहली डायरेक्टरी होती है वो होम डायरेक्टरी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें यूज़र की पर्सनल फाइल्स स्टोर की जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए होम के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना लिया या डायरेक्टरी बना ली स्टूडेंट नाम की, ठीक है। एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि ये डायरेक्टरी किस तरीके से दिखती है। तो अगर आपको देखना है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्ट्रोसी नाम की एक वेबसाइट बताई थी। इसमें मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊंगा JS लिनक्स नाम से, JS लिनक्स, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे लिनक्स या यूनिक्स कर्नल में ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लिनक्स या यूनिक्स कर्नल का ही आप उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप JS लिनक्स आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे मतलब मान लीजिए कि वर्जन्स या आपको CPUs मिलेंगे। तो आप इसमें से किसी में भी क्लिक कर लीजिए। मैं पहला वाला क्लिक करता हूँ। तो
जब ये टर्मिनल ओपन होगा तो ये टर्मिनल एकदम ये वैसा ही काम करेगा जैसे कि हम लिनक्स या यूनिक्स टर्मिनल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यूनिक्स और लिनक्स के सारे कमांड आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ PWD मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो देखो मैं स्लैश के अंदर मतलब रूट के अंदर एक रूट नाम के फोल्डर में हूँ। ठीक है, रूट के अंदर जैसे मैंने बताया कि स्लैश के अंदर ही बाकी सारे फोल्डर्स होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा। ठीक है, देखिए स्लैश के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर होते हैं। तो जो हमने अभी टर्मिनल ओपन किया है इसमें एक फ़ोल्डर है रूट नाम का। ठीक है, इसी में एक फ़ोल्डर किस नाम का है, रूट नाम का। ठीक है, जैसे पहला फ़ोल्डर हमने देखा कि होम नाम का था, दूसरा फ़ोल्डर ETC नाम का था, बिन नाम का था, तो ऐसे ही एक फ़ोल्डर है रूट नाम का। हम इस फोल्डर के अंदर हैं, अभी रूट फोल्डर के अंदर हैं। हम चाहे तो रूट फोल्डर के बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर आने के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, पीछे मतलब बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर निकलने के लिए हमें लिखना पड़ेगा CD स्पेस डॉट डॉट। तो इससे हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे ना कि हम कहाँ पे हैं, तो हम देख पाएंगे कि हम देखिए स्लैश के अंदर है मतलब रूट के अंदर है। मतलब इस रूट के अंदर ये सारे फोल्डर होने चाहिए, होम होना चाहिए और बिन होना चाहिए, ETC होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो अगर हमें वो देखना है कि रूट के अंदर क्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें LS करना पड़ेगा। जब हम LS लिख के एंटर करेंगे तो देखिए हमें ये सारे डायरेक्टरीज दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें होम भी है, ETC भी है, बिन भी है। ठीक है, और रूट हमने अभी समझा ही कि रूट होता ही है। और उसके अलावा देखिए यूज़र है, टेम्प है, काफ़ी सारे ऐसे फोल्डर हैं। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि होम के अंदर जो यूज़र है अपनी पर्सनल फाइल स्टोर कर सकता है। ठीक है, हम अभी यही पढ़ रहे थे यहाँ पे। उसके बाद देखिए बिन है। बिन में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट कमांड एवं प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कमांड और प्रोग्राम कहाँ होते हैं, बिन के अंदर। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि बिन के अंदर क्या है। होम के अंदर तो कुछ नहीं है क्योंकि यूज़र अपनी पर्सनल फाइल रखता है, तो अभी यूज़र ने कुछ बनाया नहीं तो होम तो खाली होगा। लेकिन बिन के अंदर इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिन के अंदर जाना पड़ेगा। तो बिन के अंदर जाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी CD। ठीक है, CD लिखेंगे। CD मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी करके हमें कहाँ जाना है, हमें बिन के अंदर जाना है। तो मैंने बिन लिख दिया, फिर हम बिन के अंदर आ गए। हम इसको PWD करके देख सकते हैं, ये देखिए स्लैश के अंदर बिन के अंदर आ गए। और यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी रूट लिखा होता है ना, कि हम रूट के अंदर बिन के अंदर हैं। अब हम जब LS करेंगे तो बिन के अंदर क्या क्या है हम ये देख सकते हैं। तो देखिए मैंने LS किया तो बिन के अंदर देखिए ये सारे कमांड्स हैं। ठीक है, देखिए ये सारे कमांड्स हैं। हम इन कमांड को भी देख सकते हैं लेकिन उनकी डिटेल समझना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई भी कमांड उठाऊं, जैसे ये grep कमांड है। ठीक है, इसके अंदर इस फाइल के अंदर है ना, grep नाम के फाइल के अंदर क्या है अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कैट। ठीक है, कैट मतलब होता है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट देखना है किसका, हमें grep का कंटेंट देखना है। तो मैं एंटर करूँगा तो बहुत सारे लाइंस मुझे दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इनकोडिंग लैंग्वेज है ये अलग है, इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे और काफ़ी देर तक ये लोड होता रहेगा क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है इसमें। ठीक है, बाकी जब आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे, लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें आपको इस लैंग्वेज में नहीं दिखेंगी, इस इनकोडिंग में दिखेंगे। आपको वही इनकोडिंग में दिखेंगे जो हमको समझ में आती है। ठीक है, तो बाकी आप समझ गए कि इसके अंदर इतना सारा कंटेंट है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, है ना, ताकि हम नए तरीके से नए सिरे से टर्मिनल का उपयोग कर सकें। उसके बाद देखिए बिन हमने देख लिया, कमांड्स और प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। उसके बाद ETC के अंदर क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, हम उसी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद यूज़र में क्या होता है, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर फाइल्स होती हैं। टेम्प में क्या होता है, टेम्परेरी फाइल रखने के लिए होता है। तो ये सारे फोल्डर्स है ना, जनरल पर्पज़ फोल्डर हैं जो कि यूज़र जनरली यूज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी डायरेक्टरीज़ है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही यूनिक्स के अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग डायरेक्टरीज़ होती हैं। ठीक है, तो जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है, ठीक है, बाथरूम अलग होता है, वैसे ही यूनिक्स के अंदर अलग अलग आपको डायरेक्टरीज़ बनाई गई हैं अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यूनिक्स के जो मुख्य कमांड्स हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि PWD का हमने अभी यूज़ भी किया है, वर्तमान डायरेक्टरी देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हमने इसका काफ़ी बार यूज़ किया, तो आपने देख लिया होगा जब भी हम PWD लिखेंगे मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो इसका मतलब होता है कि हम किस डायरेक्टरी में हैं हम ये जानना चाह रहे हैं। उसके बाद ls का भी हमने अभी उपयोग किया। ls मतलब होता है लिस्ट कमांड। इसमें क्या होता है, फाइल्स और डायरेक्टरीज़ की लिस्ट दिखाता है। ठीक है, फाइल्स और डायरेक्टरीज़ की आपको लिस्ट अगर देखनी है तो आप ls कमांड का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए ls-l भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जो भी फाइल्स एवं डायरेक्टरीज़ हैं उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखना है तो आपको ls-l का उपयोग करना पड़ेगा। अभी हम इसको देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें देखना हो, पहली बात तो हम देखेंगे हमेशा कि PWD मतलब हम कहाँ पे हैं, तो हम रूट के अंदर हैं। हम देखेंगे रूट के अंदर क्या क्या है, तो रूट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना था कि ls-l। ठीक है, तो ls-l करेंगे तो उससे क्या होगा कि यही सारे जो फाइल्स होंगी इनकी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो ये देखिए ये सारी फाइल हैं, है ना, ये चारों फाइल हैं, इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो जब हम यूनिक्स को और गहराई में समझेंगे तब हम इन सारे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बाकी आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ls-l लिखने से ये सारे जो फाइल्स हैं उनकी डिटेल्स भी दिखाई जा रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ls-a, इसमें क्या होता है कि हिडन फाइल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस फोल्डर में कोई हिडन फाइल है तो हमें दिख जाएगी। ls-a करेंगे तो देखिए ये 2-4 हिडन फाइल है यहाँ पे, जैसे ये डॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए .ash हिस्ट्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये bench.py तो था ही, ये डबल डॉट जो है ये भी एक फाइल ही है। ठीक है, डॉट नाम से यहाँ पे फाइल्स स्टोर हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हिडन फाइल है, जैसे 1, 2 और ये 3 हिडन फाइल इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है। ठीक है, तो हम हिडन फाइल देख सकते हैं किससे, -a से, ls-a से। उसके बाद cd कमांड भी हमने यूज़ करके अभी देख लिया था कई बार कि चेंज डायरेक्टरी करने का मतलब अगर हमें डायरेक्टरी चेंज करना हो तब हम cd कमांड का उपयोग करते हैं। cd का फुल फॉर्म क्या होगा, चेंज डायरेक्टरी। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अभी हमने इसको करके देखा है, अभी हम काफ़ी बार इसको अभी और उपयोग करेंगे। उसके बाद देखिए एक नई कमांड है mkdir। ठीक है, mkdir क्या होता है कि अगर हमें कोई नई डायरेक्टरी बनानी है तब हम mkdir का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए हम इसी फोल्डर के अंदर हैं, अभी यहाँ पे देखिए ये 4 फाइल्स हैं टोटल। ठीक है, लेकिन हमें एक नया हमें फ़ोल्डर बनाना है, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे करेंगे, हम नया फ़ोल्डर बनाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे mkdir। ठीक है, मेक डायरेक्टरी। अब हम इसका नाम लिख देते हैं फोल्डर 1। ठीक है, फोल्डर 1 मैंने नाम इसका लिख दिया, तो मैंने एंटर किया। तो अब इस रूट नाम के फोल्डर में एक नया फोल्डर बन गया जिसका नाम है फोल्डर 1। ठीक है, हम इसको चेक कर सकते हैं कैसे, ls से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फोल्डर 1 नाम का एक नया फोल्डर बन गया है। ठीक है, क्योंकि हमने मेक डायरेक्टरी का उपयोग किया। mkdir मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि mkdir लिनक्स लिखेंगे तो लिनक्स नाम का एक नई डायरेक्टरी बन जाएगी। उसके बाद देखिए rmdir मतलब रिमूव करना हो अगर डायरेक्टरी आपको, तो rm मतलब होता है रिमूव, dir मतलब डायरेक्टरी। तो अगर जो हमने फोल्डर बनाया है इसको हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, rmdir फिर लिख देंगे फोल्डर 1। ठीक है, मैंने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद अब हम दोबारा अगर ls करेंगे तो हमें यहाँ पे ये फोल्डर अब नहीं मिलेगा। ठीक है, जो पुरानी 4 फाइल थी वो यहाँ पे थी, यहाँ पे हैं भी, लेकिन ये फोल्डर गायब हो गया। क्यों, क्योंकि हमने रिमूव डायरेक्टरी कर दिया। उसके बाद एक टच कमांड है, टच कमांड से हम एक नई खाली फाइल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक हम नई फाइल बना सकते हैं। ठीक है, 4 फाइल पहले से हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं touch टच। ठीक है, फाइल 1.txt। ठीक है, तो एक नई फाइल बन जाएगी। ठीक है, एक नई फाइल बन जाएगी, इसको हम देख सकते हैं नई फाइल को। तो नई फाइल को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर कमांड एक्चुअली इसमें काम नहीं करती है। क्लियर कमांड करने से ये लोड होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसको शुरू से मैं आपको उपयोग करके दिखा सकूँ।
तो ये फिर से रिफ्रेश हो गया है। अब हम कौन सी कमांड यूज़ करने वाले थे, हम टच कमांड का उपयोग करने वाले थे। ठीक है, तो हम अभी रूट के अंदर ही हैं। ठीक है, मैं एलएस कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ये रूट के अंदर ये सारे अभी फोल्डर्स हैं। ठीक है, ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक टच कमांड का यूज़ करके एक नई फाइल बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं टच, ठीक है, file1.txt। तो उससे क्या होगा कि एक नई फाइल बन गई है। ठीक है, यहाँ पे इस रूट नाम के फोल्डर में एक नई फाइल बन गई। हम कैसे देख सकते हैं, एलएस करके देख सकते हैं। देखिए एलएस मैंने किया तो file1.txt नाम की एक फ़ाइल बन गई। कहाँ पे, रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर बनी है। हम कैसे देख सकते हैं, हम pwd से देख सकते हैं। देखिए हम कहाँ पे हैं, स्लैश के अंदर रूट नाम के फोल्डर में। इस रूट नाम के फोल्डर में हमने ये नई फाइल बना दी है। ओके, टच कमांड का उपयोग करके। फिर उसके बाद देखिए rm कमांड का उपयोग करके हम इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस फाइल को मुझे डिलीट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, rm file1.txt। तो अब ये फाइल डिलीट हो गई। हम ls करके चेक कर सकते हैं। देखिए अब इस फोल्डर में वो फाइल नहीं है। कौन सी फाइल नहीं है, file1.txt नहीं है इसमें। ओके, तो इस तरीके से हम rm कमांड का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक नया कमांड है cp मतलब होता है कॉपी, है ना। मतलब अगर हमें फाइल कॉपी करनी है सोर्स से डेस्टिनेशन में, तब हम cp कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक फ़ाइल है। ठीक है, hello.c। अब ये hello.c मान लीजिए कि हमें किसी और फोल्डर में कॉपी करना है। ठीक है, मान लीजिए कहाँ कॉपी करते हैं हम कॉपी कर लेते हैं होम के अंदर। ठीक है, होम के अंदर इस hello.c को हम कॉपी करना चाह रहे हैं। तो अभी होम खाली है, मैं आपको कैसे दिखाऊं, होम खाली है। पहले देख लेते हैं, cd डॉट किया, मैं पीछे आ गया। ठीक है, अब मतलब मैं रूट में आ गया हूँ। तो cd होम करूँगा, cd होम, तो हम होम के अंदर ls करूँगा तो देखिए होम के अंदर अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब कि होम क्या है, अभी खाली है। ठीक है, अब होम खाली है तो हमें क्या करना है, हमें hello.c को होम के अंदर लेके आना है। तो hello.c को होम के अंदर लाने के लिए पहले हमें रूट में फिर से जाना पड़ेगा, रूट नाम के फोल्डर में। तो रूट नाम के फोल्डर में जाने के लिए हम cd डॉट करेंगे तो हम कहाँ आ गए, स्लैश में आ गए। ठीक है, अब स्लैश के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्लैश के अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं, है ना। पहली बार अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लग जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, होम है, रूट है। तो अभी हम कहाँ आ गए, वापस स्लैश में आ गए। अब स्लैश से हम रूट में जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हमें किसी और फोल्डर में जाना हो तो हमें वापस स्लैश में आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बाहर वाले फोल्डर में आना पड़ेगा। उसके बाद हम किसी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि हम कहाँ पे आ गए हैं, अभी हम स्लैश पे आ गए हैं। ठीक है, अब स्लैश में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है रूट नाम के फोल्डर के अंदर। तो रूट नाम के फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं लिखूँगा cd रूट। तो हम कहाँ आ गए, रूट नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। अब रूट नाम के फोल्डर के अंदर ये जो hello.c है, इसको मैं भेजना चाहता हूँ कहाँ पे, इसको भेजना चाहता हूँ होम के अंदर। तो मैं लिखूँगा cp मतलब कॉपी क्या करना है, हमें hello.c को हमें कॉपी करना है। ठीक है, hello.c को हमें कॉपी करना है, ये जो फाइल है। और इसको हमें कहाँ भेजना है, हमें भेजना है रूट के अंदर जो होम है उसमें हमें भेजना है। रूट के अंदर जो होम है उसमें हमें भेजना है। तो मैं एंटर करता हूँ तो ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। इसका मतलब कि ये जो hello.c था ये कहाँ पहुँच गया, होम में पहुँच गया है। तो अब होम में पहुँच गया है, तो अब मुझे अगर वेरीफाई करना है, देखना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, होम फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूट में जाऊँगा मैं। रूट में जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, होम में जाऊँगा। अब होम में गया, होम में जाने के बाद ls करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये hello.c हमारी फाइल आ चुकी है। ठीक है, पहले जब मैंने देखिए होम के बाद ls लिखा था, मतलब होम के अंदर कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, तो हमें कुछ नहीं दिखा था, खाली था। लेकिन अभी जब मैंने ls किया तो यहाँ पे मुझे hello.c दिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो फाइल थी यहाँ पे कॉपी हो गई है। ओके, तो इस तरीके से हम cp कमांड का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें, cp कमांड हो गया हमारा। उसके बाद cp कमांड के बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है mv कमांड। ठीक है, अब देखिए cp कमांड और mv कमांड में डिफरेंस क्या होता है। cp कमांड में जब हमने उपयोग किया तो ये जो hello.c फाइल थी, hello.c, ये यहाँ भी है, इसकी एक कॉपी चली गई है कहाँ पे, होम में। लेकिन जब हम मूव करेंगे तो वो फाइल गायब हो जाएगी। ठीक है, जब हम मूव करते हैं ना तो यहाँ से हट के
उस नए फोल्डर में चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास hello.js नाम की फाइल है, किसके अंदर, रूट के अंदर, रूट नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, रूट नाम के फोल्डर के अंदर hello.js फाइल है। इसको मैं मूव करता हूँ, कहाँ पे मूव करता हूँ, यहीं पे होम पे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे जाना पड़ेगा रूट में, और फिर रूट में जाने के बाद रूट नाम के फोल्डर में या रूट नाम के डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो रूट नाम के डायरेक्टरी में आ गया। अब रूट नाम के डायरेक्टरी में ये जो hello.js फाइल है इसको मैं मूव करता हूँ। ठीक है, मूव करने से क्या होगा, मूव करने से यहाँ से ये फाइल हट जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये फाइल हट जाएगी और कहाँ चली जाएगी, इस होम वाले डायरेक्टरी के अंदर चली जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। अभी जब हमने कॉपी किया था, देखिए अभी मैं ls करूँगा, अगर हम अभी रूट नाम के फोल्डर के अंदर तो ls करूँगा तो देखिए hello.c यहाँ पे भी है, कहाँ पे है, रूट नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, और जबकि हमने कॉपी कर दिया था, तो कॉपी करने से जो सोर्स है वहाँ से फाइल हटती नहीं है, लेकिन जब हम मूव करेंगे तो यहाँ से फाइल हट जाएगी। ठीक है, मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा मूव, ठीक है, hello.js। ठीक है, और उसके बाद मैं बता दूंगा कहाँ मूव करना है, तो स्लैश होम के अंदर मूव करना है। ठीक है, स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर जो होम नाम का डायरेक्टरी है उसके अंदर हमें hello.js को मूव करना है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ठीक है, एंटर करूँगा तो सबसे पहली बात जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि अब यहाँ से hello.js गायब हो गया होगा। ठीक है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ls करेंगे तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे बस तीन फाइल ही बची। ठीक है, bench.py, hello.c और readme.txt। hello.js गायब है। hello.js गायब क्यों है, क्योंकि हमने इसको मूव करा दिया है। कहाँ मूव करा दिया, होम में मूव करा दिया है। तो होम में जाके हम देख सकते हैं इसको, तो होम में जाते हैं हम, तो होम में जाएंगे यहाँ से। अब होम में जाके मैंने ls किया तो देखिए ये hello.js फाइल यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी फाइल को। ओके, उसके बाद देखिए ये कैट कमांड है। कैट कमांड का मतलब होता है आपको कंटेंट देखने के लिए आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कंटेंट देखना है, मान लीजिए hello.c का मुझे कंटेंट देखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, कैट hello.c। तो देखिए hello.c में जो कंटेंट था मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, hello.c का कंटेंट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो ये है क्लियर कमांड। ठीक है, क्लियर कमांड मैंने आपको उपयोग करके दिखा दिया था। जब आप क्लियर कमांड का उपयोग करेंगे तो सारा जो टर्मिनल है ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक डेट कमांड होती है। डेट कमांड का उपयोग करने से क्या होगा कि हम डेट देख सकते हैं। ठीक है, डेट कमांड का उपयोग करेंगे तो आज के डेट और टाइम हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए डेट और टाइम हम देख सकते हैं। उसके बाद एक और कमांड होती है हु एम आई मतलब कि यूज़र देख सकता है कि मैं कौन हूँ। तो इस वेबसाइट में हम देखिए रूट फोल्डर के अंदर ही काम कर रहे हैं शुरू से ही। जब भी हम रिफ्रेश करते हैं तो रूट फोल्डर के अंदर हम पहुँच जाते हैं। तो हु एम आई कमांड का अगर मैं उपयोग करूँगा तो ये दिखा देगा कि आप कौन हो, आप रूट हो। ठीक है, क्यों रूट हो, क्योंकि जब भी हम इस टर्मिनल को ओपन कर रहे हैं तो हम हमेशा रूट से ही इसको इनिशलाइज कर रहे हैं या रूट से ही हम शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम कौन है, हम रूट ही है। तो ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल कौन है, ये रूट टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वो आपको बता रहा है कि आप कौन हो, तो यहाँ बता रहा है कि आप रूट हो। ठीक है, बाकी आप इधर उधर मूव कर सकते हो, आप स्लैश के अंदर जा सकते हो, आप होम के अंदर जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनली आप कौन हो, ओरिजिनली आप रूट हो। ठीक है, तो जो भी यूज़र लॉगिन किया होगा, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी यूज़र लॉगिन किया होगा उसका वो नाम बता देगा कि आप कौन हो। ठीक है, उसके बाद इको कमांड होती है। इको कमांड में जो भी हम इको के बाद लिखेंगे वही प्रिंट हो जाएगा। जैसे इको मैंने हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इको हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए उपयोग होता है। जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह देखेंगे तब हम इसको देखेंगे। उसके बाद एक लास्ट कमांड है ग्रेप कमांड। ठीक है, ग्रेप कमांड काफ़ी उपयोगी कमांड है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अभी ऊपर फाइल देखी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि थोड़ा टर्मिनल क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेप कमांड का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी रूट में हैं, हम रूट ही हैं अभी, है ना। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में, इस पर्टिकुलर टर्मिनल में हम क्या हैं, रूट हैं। और रूट के अंदर क्या फाइल है, रूट के अंदर ये फाइल है। तो हम हेलो
डॉट सी का कंटेंट हम देख सकते हैं, हेलो डॉट सी का हम कंटेंट देख सकते हैं, कंटेंट ये है। अब अगर मुझे इस फाइल में से कुछ कंटेंट सर्च करना है, हालांकि ये छोटी फाइल है, हम सारे कंटेंट देख पा रहे हैं, लेकिन हम ग्रेप कमांड का उपयोग करके इन सारे कंटेंट, इसमें से कोई पर्टिकुलर कंटेंट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर मुझे ये देखना है कि इस पूरे फाइल में वॉइड कहाँ पे है, ठीक है, ये जो वॉइड लिखा है ये कहाँ पे है, ठीक है, मुझे वॉइड देखना है, मुझे वॉइड वाली लाइन चाहिए, मतलब मुझे सर्च करना है इस डॉक्यूमेंट में कि वॉइड कहाँ है, तो मैं ग्रेप कमांड का उपयोग करूँगा। मैं लिखूँगा ग्रेप, ठीक है, वॉइड, ठीक है, उसका फाइल का नाम, फाइल क्या है, हेलो डॉट सी। तो जब एंटर करूँगा तो जिस भी लाइन में वॉइड होगा मुझे वो लाइन आउटपुट में मिल जाएगी। देखिए ये लाइन मुझे मिल गई, तो मतलब उसने बता दिया कि इस डॉक्यूमेंट में वॉइड जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसका लाइन नंबर भी देख सकता हूँ, है ना, इसका लाइन नंबर देख सकता हूँ कि ये जो वॉइड है किस लाइन में है। ठीक है, तो इसको वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ग्रेप, ठीक है, -n, ओके। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा जो मैं वर्ड ढूंढना चाहता हूँ वो, ठीक है, वॉइड, और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा फाइल। ठीक है, फाइल मतलब कि कौन सी फाइल में है, तो हेलो डॉट सी में है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए पहले मैंने लिखा ही था कि ग्रेप वॉइड, ठीक है, मतलब वॉइड मैं ढूंढना चाहता हूँ। अब वॉइड को ढूंढने के साथ मैं चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि वॉइड कौन से लाइन नंबर पे है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे बता देगा कि वॉइड जो है सेकेंड लाइन नंबर पे है। ठीक है, तो हम एक कोई वर्ड पकड़ लेते हैं और हम देखना चाहते हैं कि कोई वर्ड कितनी बार आया है। तो हालांकि यहाँ पे सब कुछ लगभग एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल में हम कुछ लिखते हैं पहले। ठीक है, इस फाइल में हम कुछ लिख देते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कोई वर्ड कितने बार आया है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपको किसी फाइल में कुछ लिखना हो ना तो आप क्या करेंगे, VI का उपयोग करेंगे, विम एडिटर होता है, आप इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो VI हेलो डॉट सी, इससे क्या होगा कि ये फाइल ओपन हो जाएगी, हम इसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब मैं आई प्रेस करूँगा तो हम इंसर्ट मोड पे आ गए हैं। इंसर्ट मोड में आने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये जो रिटर्न है ना, इसको मैं एक दो बार और लिख देता हूँ। ठीक है, इसको रिटर्न को, तो इसमें माउस नहीं काम करेगा। ठीक है, इस एडिटर में अगर मुझे कुछ भी टाइप करना है तो मुझे यहाँ पे जाके ही टाइप करना पड़ेगा। तो रिटर्न मैंने एक बार और लिख दिया। ठीक है, रिटर्न मान लीजिए कि 0 में फिर लिख देता हूँ। तो अब देखिए रिटर्न 2 बार हो गया यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न 2 बार हो गया। तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम पूछेंगे ग्रेप कमांड से कि रिटर्न कितनी बार आया है। ठीक है, तो देखते हैं ग्रेप कमांड हमें क्या बताता है। तो मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा, WQ लिख के, WQ से क्या होगा कि ये सेव हो जाएगी ये फाइल। ठीक है, तो अब अगर हम इस फाइल का कंटेंट देखेंगे, देखिए कैट हेलो डॉट सी देखेंगे तो ये देखिए रिटर्न 2 बार है। ठीक है, इस फाइल में। तो अब अगर मैं लिखूँगा ग्रेप -c और उसके बाद मैं लिखूँगा रिटर्न और किस फाइल में है, ये है हेलो डॉट सी में है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे बताओ कि जो रिटर्न वर्ड है इस फाइल में हेलो डॉट सी में, ये इसका काउंट बताओ कितनी बार आया है। मैं एंटर करूँगा तो मुझे देखिए बता दिया 2 बार आया है। ठीक है, कौन, रिटर्न जो है 2 बार आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रेप कमांड का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन ठीक है, यूज़ करते करते समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिक्स का उपयोग क्या है, सर्वर में, नेटवर्किंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में। उसके बाद फ़ायदे क्या है, फास्ट परफॉर्मेंस है, हाई सिक्योरिटी है, मल्टी यूज़र सपोर्ट है, रिलायबल है और स्टेबल है और पावरफुल कमांड लाइन है। और सीमाएं क्या है, बिगिनर के लिए कठिन हो सकता है ना, कमांड्स याद करनी पड़ सकती हैं, GUI कम फ्रेंडली हो सकता है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन में GUI आने लग गए हैं, लेकिन विंडोज़ के कंपैरिजन में कम फ्रेंडली हैं। ठीक है, कम यूज़र फ्रेंडली हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या है कि आज के इस वीडियो का हमने क्या समझा, यूनिक्स एक शक्तिशाली और सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग सर्वर नेटवर्किंग डेवलपमेंट में व्यापक रूप से किया जाता है। यूनिक्स कमांड सीख कर हम आसानी से फाइल्स, डायरेक्टरीज एवं सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार सवाल आता है, मेरे मन में भी आता था, आपके मन में भी आता है कि जब हम GUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हम उपयोग कर पा रहे हैं, जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतना आसान पड़ता है, तो हम ये कमांड
लाइन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, कमांड लाइन का उपयोग करने के बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का अगर आप उपयोग करते हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, तो आप इन ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर में बस वही चीज़ें उपयोग कर पाओगे जो आपको दिख रही हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बस आप इन्हीं चीज़ों का उपयोग कर पाओगे। ठीक है, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस का जब हम उपयोग करते हैं ना, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करके आप अपने सिस्टम में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जो हैकिंग होती है, ठीक है, जो बड़े लेवल के काम होते हैं, वो कमांड लाइन इंटरफेस में किए जाते हैं। ठीक है, आप ये मान लीजिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो बस आपके खिलौने की तरह है। ठीक है, टॉयस की तरह है, जिसमें बहुत कम लिमिटेशन, आप बस वही कर सकते हैं जिसके आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप इनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में आप कुछ भी कर सकते हैं। जो कमांड्स आपको दी गई हैं, इन कमांड्स का उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी करने में बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसी में हैकिंग होती है। ठीक है, क्योंकि आप फिर सिस्टम्स की कमियां निकाल सकते हो, आप किसी सर्वर को हैक कर सकते हो, तो वो सब करने के लिए आपको कमांड लाइन इंटरफेस आना चाहिए। तो इसलिए हमें कमांड लाइन इंटरफेस पता होना चाहिए, खासतौर पर लिनक्स और यूनिक्स का उपयोग करना हमें आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लिनक्स और यूनिक्स की तुलना करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा यूनिक्स और लिनक्स को लेकर वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस कंटेंट से पढ़ना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पे मोर नाम की आपको बटन दिखेगी। इस बटन पर जब आप यहाँ पे गूगल ड्राइव पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करोगे, तो आप इस फोल्डर में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स दिखेगी। साथ में इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स के भी आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये फाइल आएगी। इस फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे यूनिट वाइज नोट्स की लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल यूनिट 2 पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो नोट्स मिल जाएगी जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप वो सारे नोट्स देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो हमने अभी इस सीरीज़ में पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, और आने वाले जो वीडियोस बनेंगे उनकी नोट्स भी यहीं पे अपलोड की जाएगी। ठीक है, इसी में ऐड की जाएगी, तो आप यहाँ से खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।